नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 9 से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को चिन्हित किया हूं, जो अक्सर परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और वर्तमान विभिन्न परीक्षाओं में इसे पूछे जाने की संभावना है। ये सभी प्रश्न तमाम परीक्षाओं में बैठने वाले प्रतियोगी और विभिन्न बोर्डों में, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या अन्य बोर्डों में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी प्रश्नों के रूप में ये सभी प्रश्न शामिल होंगे। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास हमारे जीवन की घटी विभिन्न घटनाएं हैं जो हमें सचेत करती हैं कि आने वाले समय में हम अपने जीवन को एक आदर्श बना लें। इसीलिए इतिहास से जुड़े प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिससे उचित अभ्यर्थियों का चयन कर सकें। हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन बी है, नीलकंठ नागर, एक गुजराती ब्राह्मण। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां उर्फ बुरहान उल मुल्क था। इससे पूर्व वह 1720 से 1722 तक आगरा का गवर्नर भी रहा, जिसका शासन उसने अपने नायब गुजराती ब्राह्मण नीलकंठ नागर के माध्यम से चलाया। कालांतर में उसके वंशज भी अवध के वंशानुगत दीवान रहे। प्रश्न 2, मजम उल बहरन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, दारा शिकोह। दारा शिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था तथा एक कुशल विद्वान था। उसने अपनी देखरेख में काशी के पंडितों के सहयोग से भगवत गीता, योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया। दारा की एक मौलिक पुस्तक मज्म उल बहरीन अर्थात 2 समुद्रों का मिलन, इसकी रचना उसने की। उसने उपनिषदों का शिर्रे अकबर नाम से फारसी अनुवाद भी कराया था। प्रश्न 3, पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, कांची। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कांची रहा है। उस जमाने में कांची व्यापार के लिए और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के रूप में एक मशहूर केंद्र था। प्रश्न 4, रामायण के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ दिए गए प्रश्नों में से सही ऑप्शन बी है, वाल्मीकि। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। यह पूरी रचना संस्कृत भाषा में है, जिसमें भगवान राम की पत्नी जब सीता को वनवास हुआ, वे जंगल में गई और वहीं उनके पुत्र का जन्म भी हुआ और उन पुत्रों की शिक्षा दीक्षा भी वाल्मीकि के माध्यम से पूरी की गई। प्रश्न 5, सीमांत गांधी, जिन्हें हम खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम से जानते हैं, ने पठानों की पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, खुदाई खिदमतगार। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था,
उस समय पश्चिमोत्तर भारत में इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां अर्थात सीमांत गांधी ने किया था। इनके आंदोलन का नाम लाल कुर्ती आंदोलन था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार अर्थात ईश्वर के सेवक नामक पार्टी का गठन किया था और यह एक अहिंसक आंदोलन उन्होंने चलाया था। प्रश्न 6, किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, मुंबई की। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी बंबई अधिवेशन के ऐतिहासिक 70 मिनट के अपने भाषण में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध करो या मरो का नारा भी दिया था। प्रश्न 7, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी और उन्होंने अपने गुरु के आदर्श और विचारों को चारों ओर फैलाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रश्न 8, हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, वेनसांग। हर्ष के समय की सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री वेनसांग, जिसे हम युवान च्वांग भी कहते हैं, के भारत आगमन से होती है। वेनसांग का जन्म 600 ईस्वी के लगभग चीन के होनन प्रांत के चीन लिंग नामक स्थान से हुआ था। उसके पिता का नाम चेन हुई था। उसके 4 पुत्रों में वेनसांग सबसे छोटा था। 622 ईस्वी में 20 वर्ष की अवस्था में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वह बन गया था। 636 ईस्वी के मध्य वह हर्ष के राज्य में आया था। प्रश्न 9, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, शिवाजी और जय सिंह। शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य 11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की विख्यात संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी 35 में से अपने 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिया था तथा 12 दुर्ग जागीर के रूप में उसके पास शेष बची थी। दूसरे, उसने आश्वासन भी दिया कि यदि 5 लाख हूण वार्षिक राजस्व का बालाघाट एवं बीजापुर तथा 4 लाख हूण वार्षिक राजस्व का कोंकण का क्षेत्र उसे जागीर में दिया गया है। और तीसरे, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र को पंचहजारी भी प्रदान किया गया। इस प्रकार से चौथे, शिवाजी ने औरंगजेब को शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक अभियानों में पूर्ण सक्रिय सहयोग भी देने का आश्वासन दिया था। इस प्रकार से इन 4 बातों से शिवाजी और जय सिंह में संधि हो गई थी। प्रश्न 10, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। यूरोपीय लोगों का व्यापार करने हेतु भारत आने का क्रम सबसे पहले पुर्तगाली जो कि 1498 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, अंग्रेज 1607 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1665 ईस्वी में भारत आए थे। प्रश्न 11, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, आर्यभट्ट। गुप्त काल में संस्कृत के अन्य पक्षों के साथ साथ ज्योतिष एवं खगोल विद्या का
सर्वांगीण विकास हुआ। गुप्त काल के इतिहास प्रसिद्ध ज्योतिषी आर्यभट्ट प्रथम एवं बराहमीर है। आर्यभट्ट प्रसिद्ध खगोलविद होने के साथ साथ महान गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी के लगभग हुआ था। 23 वर्ष की आयु में 499 ईस्वी में उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम की रचना की थी। आर्यभट्ट प्रथम ज्योतिष पर लेखनी उठाने वाले प्राचीनतम ज्ञात ऐतिहासिक व्यक्ति थे। प्रश्न 12, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जो विवरण हमें उपलब्ध है उससे स्पष्ट होता है कि यह एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला सम्राट था। आर्यावर्त के राजाओं का उन्मूलन तथा सुदूर दक्षिण के राजाओं की विजय उसकी उत्कृष्ट सैनिक प्रतिभा के परिचायक है। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था। प्रश्न 13, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र एक प्रसिद्ध कथा संग्रह है जिसमें प्राचीन काल की अनेक कथाओं का संकलन किया गया है। इसके संकलनकर्ता विष्णु शर्मा गुप्त काल की विभूत थे। कहा जाता है कि इसकी रचना अमरकीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी कथाएं सदाचार एवं नीतिपरक भी हैं। प्रश्न 14, चांद बीबी किस राज्य की रानी थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है बीजापुर की। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री, जिसका विवाह बीजापुर के 5वें सुल्तान अली आदिल शाह के साथ हुआ था, जिनका कार्यकाल 1557 ईस्वी से 1580 के बीच रहा। 1580 ईस्वी में पति की मृत्यु हो जाने पर वह अपने नाबालिग बेटे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जो कि बीजापुर के छठे सुल्तान थे, की अभिभावका बन गई। बीजापुर का प्रशासन मंत्रियों द्वारा चलाया जा रहा था, किंतु 1584 ईस्वी में चांद बीबी बीजापुर से अपनी जन्मभूमि अहमदनगर चली गईं और कभी बीजापुर लौट के नहीं गईं। प्रश्न 15, वेदों की ओर लौटो यह किस धर्म सुधारक का नारा था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौट चलो अर्थात बैक टू द वेदास का नारा स्वामी दयानंद ने दिया था। मूल शंकर, जिनका कार्यकाल 1824 से 1883, जो प्राय दयानंद के नाम से जाने जाते हैं, इनका जन्म 1824 में गुजरात की मौखी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। प्रश्न 16, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है लाहौर 1929। गांधी जी पुनः सक्रिय राजनीति में 1928 में लौटे और लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन लाहौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी चुने गए, परंतु अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया तथा पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य भी घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। प्रश्न 17, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल पंजाब में एक बुद्धिजीवी तथा प्रचंड क्रांतिकारी थे, वहीं गदर दल के प्राण भी थे। उन्होंने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया था। रामचंद्र तथा बरकतुल्ला ने उनकी इसमें सहायता भी की थी। प्रश्न 18, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है चौधरी रहमत अली ने। मुसलमानों के लिए पृथक स्वदेश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, यह स्पष्ट विचार कैम्ब्रिज के एक स्नातक विद्यार्थी रहमत अली के मन में उत्पन्न हुआ था।
उसने सोचा कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसको अफगान प्रांत कहा जा सकता है, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय देश होना चाहिए और उसे पाकिस्तान की उसने संज्ञा दे डाली थी। प्रश्न 19, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, अकबर द्वारा। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सैनिक में एक पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया था। प्रश्न 20, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न 21, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, वारेन हेस्टिंग्स। दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जबकि विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। संभावित उत्तर इसलिए ए को मान लिया गया है। प्रश्न 22, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा का अंत किया था। प्रश्न 23, प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया था। प्रश्न 24, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, चौथी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इस सभा में महासंधिकों का बोलबाला था। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया था। प्रश्न 25, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, इनमें सभी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1820 ईस्वी से 1891 ईस्वी के बीच एक प्रसिद्ध विद्वान रहे तथा बंगाल के एक अन्य समाज सुधारक भी रहे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर मूलतः शिक्षा शास्त्री तथा अध्यापक थे और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी रह चुके थे। इन्होंने विधवा विवाह, बाल विवाह तथा स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन किया था। प्रश्न 26, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड डलहौजी। इंग्लैंड में रेलवे लाइन 1825 के पश्चात बिछाई जा रही थी। डलहौजी के कार्यकाल में भारत में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से थाने तक बिछाई गई और शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य रेलवे लाइनों के सूत्र में बांधकर एक कर दिया गया। प्रश्न 27, भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता था। फिर भी भारतीय इसे पास करके अधिक से अधिक उप जिलाधिकारी के पद तक ही पहुंच सकते थे। 1853 में इसे प्रतियोगी परीक्षा बना दिया गया और भारत के प्रथम आईसीएस देवेंद्रनाथ के पुत्र सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। प्रश्न 28, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, जहांगीर। जहांगीर की चित्रकला के प्रति केवल रुचि ही नहीं थी, बल्कि वह कुशल चित्रकार भी था।
जहांगीर अपनी आत्मकथा तुझू के जहांगीरी में लिखता है कि मेरी चित्रकला के प्रति रुचि तथा पहचान भी है। निपुणता इस सीमा तक पहुंच गई थी कि जब किसी मृत अथवा आज के चित्रकारों का कोई भी चित्र बिना उसके नाम बताए मेरे सामने आता है तो मैं तत्क्षण बता देता हूं यह चित्र अमुक व्यक्ति का है। इस तरह से यह देखा जाता है कि मुगल सम्राट चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। प्रश्न 29, रामायण का रचयिता कौन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, वाल्मीकि। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी और यह संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीनतम ग्रंथ है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पहुंचा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, कालीकट। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मलिक की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंच गया था और कालीकट के बंदरगाह जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत भी किया और उसे मसाले, जड़ी बूटियां आदि पुर्तगाल ले जाने हेतु प्रदान भी किए थे। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज मैं आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिया हूं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की थी? और प्रश्न 2, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? दोस्तों, आप सभी के लिए नियमित वीडियो भेजे जा रहे हैं। आप सभी को कल इतिहास के बाद नागरिक शास्त्र भाग 9 कल प्रसारित किया जाएगा। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहिए और यदि चैनल पर अभी आप नए हैं तो चैनल आर्यन आल एग्जाम नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा प्रसारित समय समय पर वीडियो आपको प्राप्त होती रहे और आपकी नियमित रूप से तैयारी होती रहे। आप अपने नियम संयम से अपने परीक्षा की तैयारी करिए। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे नियमित रूप से देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।